दोस्तों, आज आप सुनेंगे शर्लॉक होम्स सीरीज की कहानी द रेड हेडेड लीग हिंदी में। कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं रेड हेडेड लीग हिंदी में। उस दिन जब मैं शर्लॉक होम्स के घर बेकर स्ट्रीट पहुंचा तो वो किसी के साथ बातचीत कर रहा था। मुझे अंदर आता देखकर लाल बालों वाला वो आदमी अचानक कुछ बोलते बोलते रुक गया। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे लगता है शायद तुम बिजी हो शर्लॉक, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शर्लॉक अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया और बोला, बिजी तो हूं, लेकिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। यहां बैठो और सारी बातें ध्यान से सुनो। फिर उसने उस व्यक्ति से कहा, इनसे मिलिए मिस्टर जबेज विल्सन। ये हैं मेरे सबसे प्यारे दोस्त डॉक्टर वॉटसन। आप अपनी बात बेहिचक इनके सामने कह सकते हैं। मैं शर्लॉक के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। विल्सन ने अपने कोट की अंदर की जेब से एक मुड़ा तुड़ा पुराना अखबार निकाला और उसे खोलकर अपने घुटनों पर फैला लिया। वो उसमें कोई खबर ढूंढ रहा था। अचानक शर्लॉक ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, मिस्टर विल्सन, आप पहले कुछ ऐसा काम करते रहे हैं जिसमें आपके दाएं हाथ को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। जी हां, पहले मैं एक जहाज पर बढ़ई का काम करता था। लकड़ी छीलने के औजारों से लकड़ी घिसते हुए सीधे हाथ पर ज्यादा जोर देना पड़ता है। आप कुछ समय चीन में भी रहे हैं। हां, लेकिन कमाल है, आपने कैसे जाना? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया था। आपका एक हाथ मिस्टर विल्सन, आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ से ज्यादा सख्त है। आपने उस हाथ से लकड़ी छीलने के औजार चलाए हैं तो निस्संदेह आपके हाथ की मांसपेशियों पर उसका प्रभाव पड़ा और वे कुछ अधिक फूल गईं। और चीन वाली बात का आपको कैसे पता चला? आपकी कलाई पर एक मछली का टैटू बना हुआ है। उस मछली पर एक खास किस्म का गुलाबी रंग का निशान है। यह पैटर्न सिर्फ चीन में ही पाया जाता है। इसके अलावा आपकी चेन घड़ी में एक चीनी सिक्का भी लटका हुआ है। विल्सन के चेहरे पर चमक आ गई। वो बोला, मिस्टर शर्लॉक, बुरा ना माने, लेकिन जब मैं आपके बारे में सुनकर यहां आया था तो मुझे आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन आपकी इन बातों को सुनने के बाद अब मुझे आप पर पूरा विश्वास हो गया है। आप भी बुरा ना माने मिस्टर विल्सन, मैंने दरअसल आपकी उस शंका को भांप लिया था और इसीलिए ही मैंने आपको ये सारी बातें बताना जरूरी समझा। जबेज विल्सन ने कहा, अब मैं आपको वो खबर दिखाता हूं जिसके बाद मेरी परेशानियां शुरू हुईं। उसने अखबार शर्लॉक के सामने कर दिया और एक विज्ञापन पर उंगली रख दी और बोला, इस विज्ञापन को देखिए मिस्टर शर्लॉक। शर्लॉक और मैं उस विज्ञापन को देखने लगे। उसमें लिखा था, यदि आपके बालों का रंग लाल है तो वो आप ही हैं जिसकी हमें तलाश है। आपके पास है 1 हफ्ते में 4 पाउंड कमाने का सुनहरा अवसर। आपको बस रेड हेडेड लीग यानी लाल बाल वाले लोगों की लीग का सदस्य बनना होगा और लीग के ऑफिस में आकर एक प्रतियोगिता के कुछ कार्य पूरे करने होंगे। अगर आपकी उम्र 21 साल से अधिक है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ हैं और सबसे जरूरी बात कि आपके बालों का रंग लाल है, तो आप इस लीग का सदस्य बनने के लिए योग्य हैं। इस पते पर आकर हमसे मिलें, डंकन रोज, ऑफिस ऑफ द लीग, 7 फ्लीट स्ट्रीट। जबेज विल्सन ने कहा, इस विज्ञापन को पढ़कर मुझे लगा कि मुझे इस लीग का सदस्य बनना चाहिए। मैं बिना कुछ ज्यादा मेहनत किए हफ्ते में 4 पाउंड की इस आमदनी को गंवाना नहीं चाहता था। इसलिए मैं लीग के ऑफिस गया और उनका सदस्य बन गया। ये कब की बात है? करीब 2 महीने पहले की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं लगातार रेड हेडेड लीग के ऑफिस में जाता रहा। वहां मुझे कुछ काम दिए जाते थे जिन्हें मुझे पूरा करना होता था। किस तरह के काम? मुझे एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की मोटी सी किताब दे दी गई। उसमें से मुझे उन लोगों के नाम ढूंढने थे
जिनकी स्पेलिंग इंग्लिश के ए अक्षर से शुरू होती हो। जितनी देर मैं ये काम करता था, वहां एक और लाल बालों वाला आदमी विलियम मॉरिस मेरे काम पर नजर रखने के लिए वहां बैठा रहता था, लेकिन हमें आपस में बात करने की इजाजत नहीं होती थी। अगर ये कोई प्रतियोगिता है तो सचमुच ये बड़ी ही अद्भुत प्रतियोगिता है। शर्लॉक होम्स का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैंने विल्सन से कहा, यदि आपकी जगह मैं होता तो ऐसी वाहियात प्रतियोगिता में कभी नहीं पड़ता। कितनी बार ऐसा होता है कि अखबारों में लोगों को पागल बनाने के लिए इस तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं। आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था मिस्टर विल्सन। आप ठीक कहते हैं डॉक्टर वॉटसन, पहले मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब एक हफ्ता बीतने के बाद मुझे 4 पाउंड मिल गए तो फिर भला मुझे क्या एतराज होता, और क्यों एतराज होता। आपको रकम दे दी गई थी? जी हां, उस हफ्ते भी और उसके बाद अगले हर हफ्ते भी। यानी 2 महीने से आपको हर हफ्ते 4 पाउंड की रकम मिल रही है? जी हां, बिना नागा के। बड़ी अजीब बात है। मैं भी आपकी ही तरह हैरान था कि यह हो क्या रहा है। क्या आपके अलावा और लोग भी वहां थे जो ऐसे ही कामों में लगे थे? जी नहीं, मेरे सामने तो कोई नहीं आता था, लेकिन विलियम मॉरिस ने मुझे बताया था कि प्रतियोगिता में और लोग भी शामिल थे और उन सबको अलग अलग काम दिए जा रहे थे। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये काम कब खत्म होंगे? ऐसा भला कोई क्यों पूछेगा जब उसे हर हफ्ते एक अच्छी खासी मोटी रकम मिल रही हो। मैं जानता था आपका जवाब यही होगा। देखिए मिस्टर होम्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा एक छोटा सा कारोबार है जो ज्यादा चल नहीं रहा है। मेरा ऑफिस शहर के पास कोबर्ग स्क्वायर पर स्थित है। पिछले कई सालों से तो मेरा काम बहुत मंदा चल रहा था। पहले मैंने 2 आदमी काम पर रखे थे, फिर काम ज्यादा ना रहने के कारण मैंने एक को हटा दिया, फिर दूसरे को भी निकाल दिया। मैं तो अब कोई आदमी रखना ही नहीं चाहता था, लेकिन विंसेंट स्पॉल्डिंग माना नहीं। वो मुझसे काम सीखना चाहता था। वो आधे पैसों में भी काम करने को तैयार था। उसने मुझसे बहुत प्रार्थना करके मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली। कुछ ही दिनों में मुझे लगा कि वो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार था। बिजनेस की मुझसे ज्यादा समझ थी उसमें। उसके आने से मुझे अपने काम में बहुत मदद मिलने लगी। अगर वो चाहता तो कहीं भी ज्यादा पैसों में जाकर काम कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने भी उसे नहीं कहा, क्योंकि जब उसे खुद को ही परेशानी नहीं थी तो मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उसे जाने को कहूं। तो फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर आपको यहां आने की क्या सूझी? होम्स ने पूछा। आखिर किसी चीज की एक सीमा होती है। एक दिन उसने मुझे लंदन के सभी छोटे बड़े शहरों के नाम लिखने का काम दे दिया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे काम के लिए कोई इतना पैसा क्यों खर्च करेगा। आखिर ये कैसी प्रतियोगिता है? 2 महीने से भी तो आप 4 पाउंड हफ्ते के लालच में ये सब काम कर ही रहे थे। क्या अब उन 4 पाउंड की याद नहीं आ रही? जी हां, मैं जानता हूं कि मेरे ऐसा करने से मेरी वो कमाई खत्म हो जाएगी, लेकिन अब सब कुछ बहुत अजीब होता जा रहा है। वो विंसेंट नाम का आदमी आपके ऑफिस का कामकाज ठीक से संभाल रहा है? हां, लेकिन साथ ही वो कुछ बेकार के काम भी करता रहता है। कैसे बेकार के काम? मेरे ऑफिस के ठीक नीचे एक बेसमेंट है। उसके एक छोटे से हिस्से में उसने अपना एक फोटो डेवलप करने का एक प्लांट भी लगाया हुआ है। उसे फोटोग्राफी का शौक है? जी हां, वहां वो अंधेरे डार्क रूम में बैठा अपने इस शौक को पूरा करने में लगा रहता है। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो मेरा सारा काम पहले ही पूरा कर देता है। इसलिए मैंने उसे इस बात के लिए छूट दे रखी है। उसके अलावा एक 14 साल की लड़की भी मेरे यहां काम करती है, जो खाना बनाना, सफाई आदि जैसे काम करती है। आपका परिवार? मेरी पत्नी मर चुकी है और मेरा कोई बच्चा नहीं है। बस यही मेरी दुनिया है। मिस्टर विल्सन, अगर ये काम इतना ही प्रॉफिट देने वाला होता तो कोई भी इस लीग को ज्वाइन कर लेता। नहीं सर, कोई भी नहीं, केवल वही जिसके बाल लाल हों। तो उसमें क्या है, मैं अपने बालों को रंग के लाल कर लेता।
उनके लिए यह पता चलाना मुश्किल होता कि मेरे बाल असली लाल हैं या मैंने उन्हें रंगा है। और जहां तक मुझे लगता है, इस तरह की कोई लीग है ही नहीं। क्या आपने कभी ऐसी किसी लीग के बारे में नहीं सुना? बिल्कुल नहीं। यह बेहद वाहियात आइडिया है। लेकिन अखबार में छपा यह विज्ञापन झूठ भी तो नहीं हो सकता। इस लीग की स्थापना एक अमेरिकी करोड़पति हॉपकिंस ने की थी। उसके खुद के बाल भी लाल थे। मरने से पहले वो अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट के पास छोड़ गया। उसे लाल बाल वालों से बड़ा लगाव था। वो चाहता था कि किसी भी तरह से ऐसे लोगों की आर्थिक मदद की जाती रहे। मिस्टर हॉपकिंस ने अपना खजाना ऐसे ही लोगों के लिए छोड़ा है, इसलिए लीग ने उसे बांटने का यह तरीका सोचा है और इसीलिए वो लोग ऐसी प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं। फैसला आने पर बड़े इनाम भी दिए जाएंगे। ये सब आपको लीग के चेयरमैन ने बताया होगा, है ना? जी हां, उसका नाम डंकन रॉस है। उसने मेरे साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की। यह पूरी तरह मेरी इच्छा पर था कि मैं इसमें हिस्सा लूं या ना लूं। लेकिन पूरे शहर में ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके बाल लाल होंगे। उन सब ने भी तो इस प्रतियोगिता के लिए अप्लाई किया होगा। अब हजारों लाल बालों वाले लोग एक जगह पर इकट्ठे हों और कोई खबर ना बने, ऐसा कैसे मुमकिन है? मैंने आज तक कभी ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी। और अगर ऐसा होता तो आपको उसके ऑफिस में भी तो कोई हलचल दिखाई देती। दरअसल इसमें भी एक भेद है मिस्टर होम्स। बाल हल्के लाल हैं या ज्यादा लाल हैं तो ऐसा व्यक्ति लीग का हिस्सा नहीं बन सकता। बाल ठीक इतने ही लाल होने चाहिए जितने मेरे हैं। ऐसा सिर्फ हॉपकिंस को सम्मान देने के लिए किया गया है। शायद इसीलिए प्रतियोगिता में ज्यादा लोग नहीं हैं। होम्स के चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कुराहट तैर गई। वाह, लाजवाब। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप इतनी देर इस काम में लगे रहते हैं तो आप अपने ऑफिस कब जाते हैं? आजकल मैं कम ही जा पाता हूं। 4 घंटे तो मुझे ये काम पूरा करने में ही लग जाते हैं, इसलिए सारा काम विंसेंट स्पॉल्डिंग ही संभाल रहा है। अखबार में छपे इस विज्ञापन पर आपकी नजर कैसे पड़ी थी? इसे मुझे विंसेंट स्पॉल्डिंग ने ही दिखाया था और वही मुझे वहां लेकर भी गया था। इंटरेस्टिंग। आपको ये काम पूरा करने के लिए कितना वक्त दिया जाता है? इसके लिए मुझे करीब 4 घंटा काम करना होता है। 10 बजे मैं वहां पहुंचता हूं और 2 बजे वहां से निकलता हूं। आज सुबह भी रोज की तरह मैं 10 बजे वहां पहुंचा। लीग का ऑफिस मुझे हमेशा खुला मिलता था, लेकिन आज उस पर ताला लगा था। वहां एक नोटिस लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि लीग को बंद कर दिया गया है, टाटा गुड बाय। फिर आपने क्या किया? मैं बिल्डिंग के मालिक के पास गया। वो सबसे नीचे की मंजिल पर ही रहता है। मैंने उससे लीग और उसके ऑफिस के बारे में पूछा, लेकिन वो ना तो लीग के बारे में और ना ही उसके चेयरमैन डंकन रॉस के बारे में कुछ जानता था। ये नाम उसके लिए बिल्कुल नया था। इसके बारे में सुनकर वो भी वैसे ही हैरान हुआ जैसे आप लोग हुए। और वो विलियम मॉरिस जो तुम्हारे साथ ही कमरे में रहता था, वो भी जरूर गायब होगा। जी हां, एक दिन पहले वो बहुत खुश दिख रहा था। उसने मुझे कहा था कि कल उसका नया ऑफिस बन जाएगा और वो वहां चला जाएगा। उसने मुझे अपना नया पता भी बताया था। मैं वहां भी गया, लेकिन वहां कोई इस नाम के आदमी को जानता ही नहीं था। वो कोई कारखाना था जहां आर्टिफिशियल नी कैप्स बनते थे। फिर तुमने क्या किया? मैं वापस अपने घर चला गया, कोबर्ग स्क्वायर। मैंने विंसेंट स्पॉल्डिंग से इस बारे में बात की, लेकिन वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर सका और इसीलिए मैंने आपसे मिलने का निश्चय किया। लेकिन आप इस लीग की छानबीन क्यों करवाना चाहते हैं? आपने तो इसमें कुछ भी खोया ही नहीं। आपने तो बिना किसी मेहनत के अच्छा खासा पैसा बनाया है और साथ ही ए अक्षर से शुरू होने वाले लोगों की भी आपको काफी अच्छी जानकारी हो गई है। लेकिन मैं उन लोगों का पता लगाना चाहता हूं कि वो कौन थे, इस सब के पीछे उनके क्या इरादे थे। क्या यह कोई चाल थी? अगर हां, तो वो क्या चाल थी? आखिर उस चाल में मेरी भी तो भूमिका रही है, या फिर यह सिर्फ एक मजाक था? अगर मजाक था तो इतना महंगा मजाक किसी ने मेरे साथ क्यों किया
जिसके लिए उसे 30 पाउंड खर्च करने पड़े। ठीक है, मैं पता लगाऊंगा, क्योंकि ये केस मेरे लिए भी काफी मजेदार है। सबसे पहले मैं विंसेंट स्पॉल्डिंग से ही शुरू करता हूं, जिसने आपको वो विज्ञापन दिखाया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आपसे सबसे पहले कब मिला था? विज्ञापन लाकर दिखाने से 1 महीना पहले मैंने असिस्टेंट की नौकरी के लिए अखबार में विज्ञापन दिया था और वो उसे पढ़कर मेरे पास आया था। क्या वो अकेला ही आया था? जी नहीं, और भी लोग आए थे, लेकिन मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो दूसरों से आधी तनख्वाह पर काम करने के लिए तैयार था। यह विंसेंट स्पॉल्डिंग दिखने में कैसा है? मजबूत कदकाठी है, अपने काम को फुर्ती से निपटाता है, दाढ़ी मूछ नहीं है, उम्र होगी करीब 30 साल। उसके माथे पर एक सफेद दाग है, जैसे तेजाब से जल गया हो। बस बस, इतना बहुत है। क्या तुमने इस बात पर गौर किया कि वो अपने कानों में बालियां पहनता है? हाँ, मैंने देखा है। उसे जिप्सी लुक बहुत पसंद है, इसलिए वो हमेशा बालियां पहनता है। क्या वो उस पूरे समय ऑफिस में रहता था जब आप प्रतियोगिता के कार्य निपटाते थे? जी हां। और आज शनिवार है मिस्टर विल्सन, अभी आप जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं सोमवार तक इस केस में किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंच जाऊंगा। मैं एक बार और लीग के ऑफिस जाकर देखूंगा कि वहां कोई लौटा है या नहीं। इतना कहकर विल्सन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शर्लॉक ने मेरी तरफ देखा और कहा, इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय है वॉटसन? मेरी कोई राय नहीं है दोस्त, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनकर शर्लॉक ने कहा, मुझे कम से कम 40 मिनट तक डिस्टर्ब नहीं करना। इसके बाद वो आंखें बंद करके गहन सोच में डूब गया। शायद वो विल्सन के सारे बयानों को सिलसिलेवार जोड़कर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। काफी देर हम दोनों ऐसे ही चुप बैठे रहे। अचानक कुछ सोचते हुए वो स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। चलो मेरे दोस्त, आज हम शहर घूमेंगे, शानदार लंच लेंगे और फिर जर्मन म्यूजिक कॉन्सर्ट सुनेंगे। उसके मूड में अचानक आई इस तब्दीली से मैं समझ गया कि जरूर केस के बारे में कोई सिरा उसके हाथ में आ गया है। इसलिए बिना कोई सवाल किए हम दोनों वहां से निकल पड़े। सबसे पहले हम कोबर्ग स्क्वायर पहुंचे। ये वो जगह थी जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। विल्सन का मकान 2 मंजिल का था और गली के नुक्कड़ पर बना हुआ था। उसी में विल्सन ने अपना ऑफिस भी खोल रखा था। मकान पर उसके नाम की नेम प्लेट लगी थी। उसके मकान के ठीक सामने वाले हिस्से में पहुंचकर होम्स थोड़ा ठिठका। मकान के साथ ही से एक गली पीछे की तरफ जा रही थी। होम्स धीरे धीरे चलते हुए उस गली में मुड़ गया। इस बीच उसके हाथ में थमी छड़ी लगातार जमीन को ठकठकाती रही। वो गली के आखिर तक एक चक्कर लगाकर वापस आया। फिर उसने मकान के पीछे बनी हुई इमारतों का जायजा लिया। इसके बाद वो फिर से मकान के सामने आया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने वाला निश्चित रूप से विंसेंट था, क्योंकि उसका हुलिया वैसा ही था जैसा विल्सन ने बताया था। उसने हमसे अंदर आने को कहा। शर्लॉक ने कहा, जी नहीं धन्यवाद, हम केवल ये जानना चाहते हैं कॉन्सर्ट को जाने वाला रास्ता किस तरफ है। यहां से सीधे हाथ पर तीसरी गली और उससे आगे उल्टे हाथ पर चौथी गली। इतना कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। चलते चलते होम्स ने कहा, विंसेंट एक बेहद चालाक इंसान है। मेरे विचार में पूरे लंदन में उसके जैसा शायद दूसरा कोई नहीं होगा। लीग के नाम पर उसने विल्सन को जमकर बेवकूफ बनाया है। तुमने उसमें ऐसा क्या देखा? मैंने पूछा। उसमें नहीं मेरे दोस्त, उसके घुटने में। घुटने में? हां, उसके घुटने के पास उसकी पैंट में। वहां तुमने ऐसा क्या देखा? और तुम उसके घर के साथ वाली गली को लगातार छड़ी से ठकठका भी रहे थे। मैं तुम्हें बता दूं डॉक्टर वॉटसन कि हम लोग जासूस हैं। अगर हम घूमने निकले हैं तो उसके पीछे भी कोई मकसद है। केस तुम्हें मालूम ही है। यहां आकर मैं सिर्फ कुछ बातों का पता लगाना चाहता था। ओह, तो फिर क्या पता लगा?
मैंने उत्सुकता से पूछा। विल्सन के घर के सामने का हिस्सा तो हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है ये किसी को नहीं दिख रहा। मैं तुम्हें बताता हूं। इसके पीछे से एक सड़क गुजरती है। उस पर कुछ दुकानें हैं, जिनमें एक अखबार की दुकान है, एक रेडीमेड कपड़ों की, एक बेकरी और एक शहर के एक नामी बैंक की ब्रांच है। उसके बाद एक शाकाहारी रेस्टोरेंट है। अब हमारा काम फिलहाल खत्म हो चुका है, तो मेरे विचार से हमें कॉफी और सैंडविच का लुत्फ उठाना चाहिए और उसके बाद हम म्यूजिक कॉन्सर्ट सुनने चलेंगे। कॉफी के बाद हमने सेंट जेम्स हॉल में म्यूजिक सुना। दिन के आखिरी घंटे में शर्लॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे विचार से अब आप घर जाना चाहेंगे। मैं शर्लॉक के काम करने के तरीके को जानता था। जाहिर था कि वो केस के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं भी समय आने की प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। वापस लौटते वक्त होम्स ने मुझसे कहा, देखो वॉटसन, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि यहां जल्दी ही कुछ गंभीर अपराध होने वाला है, लेकिन मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। कैसा अपराध? तुम्हें कैसे पता चला? ये सब जानने के लिए तुम्हें अभी इंतजार करना होगा वॉटसन। मैं इंतजार कर सकता हूं। आज रात मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। कितने बजे? 10 बजे तक। ठीक है होम्स, मैं 10 बजे तुम्हारे घर बेकर स्ट्रीट पहुंच जाऊंगा। और हां, एक बात और, शायद आज हमें किसी खतरे का सामना करना पड़े, इसलिए अपना सर्विस रिवॉल्वर अपने साथ ले आना। मैंने होम्स से विदा ली और अपने घर आ गया। पूरा समय मेरे दिमाग में यही उधेड़-बुन चल रही थी कि वहां आखिर होम्स ने ऐसा क्या देखा जो मुझे नजर नहीं आया और वो किस तरह के अपराध की बात कर रहा था। लेकिन मैं जानता था कि इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए मुझे 10 बजने का इंतजार करना होगा। इसी उधेड़-बुन में कब 9:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चला। अपना रिवॉल्वर अपने कोट की जेब में रखकर मैं बेकर स्ट्रीट के लिए निकल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां शर्लॉक के साथ 2 लोग और खड़े थे। शर्लॉक ने उनसे मेरा परिचय करवाया। उनमें से एक था स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एजेंट पीटर जोन्स। दूसरा व्यक्ति लंबे कद का गंभीर भाव वाला इंसान था। उसने एक फ्रॉक कोट पहन रखा था और सिर पर चमकदार हैट लगा रखी थी। वो बैंक का मैनेजर था। उसका नाम था मैरीवेदर। शर्लॉक होम्स ने हम तीनों से कहा, आज की रात बहुत खतरे से भरी है। जिस काम को करने हम आए हैं, अगर उसे करने से चूक गए तो बहुत बड़े नुकसान से गुजरना होगा। यह नुकसान करीब 30,000 पाउंड का हो सकता है। मैंने उत्सुकता से पूछा, आखिर यहां होने क्या वाला है होम्स? जॉन क्ले का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। जुर्म की दुनिया का जाना माना कुख्यात नाम है। खून, चोरी, डकैती, ठगी, राहजनी, शायद ही कोई अपराध होगा जो उससे करने से छूटा होगा। अपने शिकार को बुलडॉग की तरह फाड़ कर रख देता है। आज मैं उसके हाथों में हथकड़ी देखना चाहता हूं। वो इस समय कहां है और क्या करने वाला है? थोड़ा सब्र रखिए, आज आप लोगों का उससे अवश्य सामना होगा। हम सब वहां से कोबर्ग स्क्वायर पहुंच गए। बैंक मैनेजर मिस्टर मैरीवेदर की मदद से हम बैंक के अंदर जा पहुंचे। शर्लॉक ने सबको सावधान कर दिया था कि उनके चलने से फर्श पर किसी भी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए। हम सब एक अंधेरे कोने में जाकर छुपकर बैठ गए। शर्लॉक ने अभी तक ये तो नहीं बताया था कि वहां क्या होने वाला था, लेकिन इतना हम समझ गए थे कि जो भी होने वाला है वो यहीं इसी बैंक में होने वाला है। अचानक फर्श के नीचे से कुछ खटखट की आवाज आनी शुरू हो गई। सभी लोग सतर्क हो गए। देखते ही देखते फर्श पर एक हल्की सी दरार नजर आने लगी। उसमें से रोशनी की लकीरें निकलकर ऊपर छत से टकराने लगी। सब लोग हैरानी से उस दृश्य को देख रहे थे। शर्लॉक ने फुसफुसाकर कहा, मिस्टर पीटर, यहां बैंक डकैती होने वाली है। डकैत बैंक का फर्श तोड़कर बैंक में घुसेंगे। वो बैंक में रखा फ्रेंच सोना लूटना चाहते हैं। नीचे से फर्श को तोड़ा जा रहा है।
जो रोशनी वहां से ऊपर आ रही है वो डकैतों के हाथ में थमे लैंप की हो सकती है। उसके इस रहस्योद्घाटन से सबके शरीर में सनसनी दौड़ गई। धीरे धीरे फर्श पर बनी दरार चौड़ी होने लगी और कुछ ही देर में इतनी बड़ी हो गई कि उसमें से एक इंसान बाहर आ सकता था। शर्लॉक धीरे से मेरे कान में फुसफुसाया, वॉटसन माय डियर फ्रेंड, अगर वो फायर करने की कोशिश करें तो तुम्हें उनके फायर का जवाब देना है। मैं तैयार हूं। रिवॉल्वर पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। फर्श पर बनी दरार से एक हाथ बाहर निकला। इसके साथ ही उस हाथ का मालिक भी ऊपर आ गया। नीचे खड़े इंसान ने ऊपर वाले को एक लैंप पकड़ाया। उसकी रोशनी में हम सबने साफ साफ देखा कि वो विंसेंट स्पॉल्डिंग ही था। उसके बाद एक और आदमी उसी रास्ते से बाहर आया। उसके बाल पूरी तरह से लाल थे, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह जरूर विलियम मॉरिस होगा, जो लीग के ऑफिस में विल्सन पर नजर रखने का काम करता था। उनका एक साथी और था जो अभी ऊपर नहीं आया था। हमारे अनुमान से शायद वो डंकन रॉस हो सकता था। विंसेंट के चेहरे पर सफलता की चमक थी। वो फुसफुसाकर विलियम से बोला, जल्दी करो विलियम, सोना यहीं कहीं होगा, उसे ढूंढो और सारा सोना बैग में भर लो। होम्स का संकेत पाते ही हम चारों अपनी जगह से उछले और आगे बढ़ते विंसेंट को हमने अपनी गिरफ्त में ले लिया। विलियम, जो अभी थोड़ा पीछे था, तुरंत खतरे को भांप गया। उसने वापस उसी गड्ढे में छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर उस पर झपटा भी, लेकिन वो हाथ नहीं आया। शर्लॉक जानता था कि वो भले ही यहां से भागने में सफल हो जाए, लेकिन बच नहीं सकेगा, क्योंकि उनका सरदार हमारे हाथ में आ चुका था। विंसेंट ने अपना रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन शर्लॉक के एक ही घूंसे ने उसे नाकाम कर दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर जा गिरा और मैंने लपक कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। तब तक इंस्पेक्टर भी वहां आ गया। मुकाबला करने की कोशिश बेकार है जॉन क्ले, पुलिस इस जगह को चारों तरफ से घेर चुकी है। इंस्पेक्टर ने विंसेंट को जॉन क्ले के नाम से पुकारा था, यानी वास्तव में वो जॉन क्ले ही था, कुख्यात अपराधी और खूनी। वो समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। उसने कोई विरोध नहीं किया। रेड हेडेड लीग की योजना वाकई शानदार थी मिस्टर जॉन क्ले, होम्स ने उससे कहा। तुम्हें हमारी योजना का पता कैसे चला? कभी कभी ज्यादा होशियारी भी भारी पड़ जाती है मिस्टर जॉन। तुम्हारी गलती ये थी कि तुमने एक ऐसी लीग बना डाली जिसका कोई अर्थपूर्ण उद्देश्य नहीं था। कोई कितना भी दयावान क्यों ना हो, पर इस तरह अपने पैसे को किसी पर लुटाता नहीं फिरेगा। दूसरी गलती तुमने ये की कि अपना काम पूरा होते ही तुम लीग को बीच में छोड़कर भाग गए। ओह, इस वजह से मिस्टर विल्सन तुम्हारे पास जा पहुंचे और तुम उसके जरिए मुझ तक। बिल्कुल ठीक समझे मेरे दोस्त। अब जरा अपनी योजना के बारे में भी तो कुछ बताओ। जॉन क्ले ने हारे हुए स्वर में कहना शुरू किया। जब मुझे बैंक में रखे हुए फ्रेंच सोने का पता एक अखबार के जरिए लगा तो मैंने उसे उड़ाने की योजना बनानी शुरू कर दी। बैंक में घुसना आसान नहीं था। तब एक दिन मेरी नजर मिस्टर विल्सन द्वारा दिए गए विज्ञापन पर गई। उनका ऑफिस कोबर्ग स्क्वायर में स्थित था और ठीक उस बैंक के पीछे था जहां से मुझे सोना उड़ाना था। मैंने योजना बनानी शुरू कर दी। विल्सन के बाल लाल थे। उन लाल बालों के साथ ही मैंने अपनी ये कहानी बुनी और विल्सन उसमें फंस गया। उसके अलावा और जितने भी लाल बालों वाले लोग मेरे पास आए, मैंने उन सब में कोई ना कोई खोट निकालकर उनको वापस लौटा दिया। लेकिन तुम्हारी ये चाल सफल ना हो सकी। तुमने आखिर मेरी योजना को ताड़ कैसे लिया? विल्सन के मुंह से सारी कहानी सुनने के बाद मुझे शुरू से ही इसके पीछे कोई गहरी चाल नजर आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा कारण है कि तुम विल्सन को कुछ घंटों तक उसके ऑफिस से दूर रखना चाहते हो। मैं ये भी सोच रहा था कि ऐसी योजना भला कौन अपराधी बना सकता है। जब विल्सन ने मुझे तुम्हारे हुलिये के बारे में बताया तो मैं उसी समय समझ गया कि ये तुम हो जॉन क्ले, क्योंकि कानों में बालियां पहनने का तुम्हें बहुत शौक है। फिर भी पूरी जानकारी जुटाने के लिए मैं विल्सन के ऑफिस पहुंचा। जब मैंने उसके ऑफिस का मुआयना किया तो मुझे यह पता लगा कि उसके घर के ठीक पीछे एक बैंक भी था।
इस जानकारी ने मुझे सतर्क कर दिया, क्योंकि विल्सन ने मुझे बताया था कि तुम उसके ऑफिस के बेसमेंट में कई कई घंटे अपने फोटोग्राफी के शौक को पूरा करने के लिए जाते हो। मुझे ये खटका हुआ कि कहीं बेसमेंट से कोई सुरंग तो नहीं खोदी जा रही है। मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, तुमने दरवाजा खोला। मैंने तुमसे कॉन्सर्ट में जाने का रास्ता पूछा। वास्तव में उसके पीछे मेरा इरादा था तुम्हारे घुटनों को चेक करना। घुटने क्यों? क्योंकि यदि बेसमेंट से कोई सुरंग खोदी जा रही होती तो उसके लिए झुकना जरूर पड़ता। घुटनों के बल बैठे बिना छोटी सुरंग का खोदा जाना संभव नहीं था। अगर तुम कोई बड़ी सुरंग खोद रहे होते तो उसे खोदने में समय बहुत लगता। मैंने देखा कि घुटनों के पास से तुम्हारी पैंट कुछ मिट्टी से सनी थी। जमीन से लगातार रगड़ खाने के कारण वहां से वो थोड़ा उधड़ भी गई थी। कितने चालाक हो तुम! घुटनों को बचाने के लिए तुमने पैंट के नीचे घुटनों पर नी कैप्स भी बांध रखी थी। इसका आभास मुझे तब हुआ जब विल्सन ने तुम्हारे साथी विलियम मॉरिस के बारे में बताया। उसने विल्सन को यूं ही बता दिया था कि वो एक नी कैप्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है। जॉन क्ले ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा। मैं जानना चाहता था कि सुरंग विल्सन के मकान के आगे से खोदी जा रही है या पीछे से। अगर आगे से खुदाई के निशान मिलते तो मैं बैंक से अपना ध्यान हटा लेता, क्योंकि बैंक मकान के पिछली तरफ था। ये जानने के लिए मैंने विल्सन के घर के आगे की सड़क को छड़ी से ठकठका कर देखा। यदि उसके नीचे की जगह खाली या खुदी हुई होती तो मुझे उसके खोखलेपन का पता चल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं समझ गया कि सुरंग पीछे से खोदी जा रही है, और अगर वो पीछे से खोदी जा रही है तो उसका मतलब साफ है कि अपराधी बैंक लूटना चाहते हैं। इसके बाद मैंने बैंक के मैनेजर और इंस्पेक्टर पीटर से संपर्क किया और उन्हें बताया कि यहाँ कोई अपराध होने वाला है, और इस तरह आखिरकार तुम कानून के शिकंजे में फंस ही गए। बैंक मैनेजर आभार भरे शब्दों में बोला, मिस्टर शर्लॉक होम्स, मैं और मेरा बैंक आपके एहसानमंद हैं। हम आपके इस सहयोग को कभी नहीं भूल पाएंगे। जॉन क्ले अभी भी बुरी तरह से आहत था। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता लगा कि हम आज ही बैंक में चोरी करने वाले हैं? यह तो बहुत ही आसान था मेरे दोस्त। जब तुम्हारी सुरंग खुद गई और लीग के ऑफिस को ताला लग गया और अगले दिन इतवार होने के कारण बैंक की छुट्टी भी थी, तो मैं समझ गया कि आज ही बैंक में चोरी की जाएगी, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होने से तुम्हें आराम से शहर छोड़कर जाने का समय भी मिल जाएगा। तुम बहुत ही चालाक हो मिस्टर शर्लॉक होम्स। अगर मुझे इस बारे में जरा भी अंदाजा होता तो मैं इस चोरी को टालता नहीं, बल्कि इससे भी जोरदार योजना बनाता और जल्दी से जल्दी अपना काम निपटा लेता। अब जेल की चक्की पीसते हुए ऐसी योजना बनाने की सोच भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। तब तक इंस्पेक्टर और पुलिस वालों को भी बुला लाया था। जॉन क्ले को जेल भेज दिया गया। विल्सन को जब इस सारी बात का पता चला तो वो हैरान रह गया। उसे अपनी मूर्खता पर हंसी भी आई कि 4 पाउंड के लालच ने उसे अव्वल दर्जे का मूर्ख बना दिया था। वो शुक्र मना रहा था कि वो किसी भारी मुसीबत में नहीं फंसा। इंस्पेक्टर, बैंक मैनेजर और विल्सन सभी खुश थे। मैं भी खुश था, क्योंकि मुझे अपने रिवॉल्वर की गोलियां खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि केस को खत्म करने में मेरे काबिल दोस्त ने अपना जितना दिमाग खर्च किया वो काफी था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।